नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना थोड़ी पुरानी है, वर्ष 2017 की। जगह है झांसी का रेलवे स्टेशन। तारीख थी 29 जुलाई 2017। किस्सा है प्लेटफॉर्म नंबर 1 का। यात्रियों ने शिकायत की कि एक महिला और एक पुरुष प्लेटफॉर्म नंबर 1 के एक बेंच पर बेहोश पड़े हैं। उनके मुंह से झाग निकल रहा है। गवर्नमेंट रेलवे पुलिस का थाना भी है जीआरपी में। वहां से फौरन पुलिस के सिपाही, एक सब इंस्पेक्टर भाग कर आए। दूर से ही देखते ही उनके समझ में आ गया कि ये जहर खुरानी के शिकार हुए दो लोग हैं। उनके पास कुछ भी नहीं था, न कोई बैग, न कोई झोला, न जेब में कोई चीज, न मोबाइल, न एक नया पैसा। कोई भी चीज उनके पास बची नहीं थी। यह लगभग हर दिन रेलवे में कोई न कोई घटना होती है, इसलिए बहुत ही कैजुअली इसको लिया गया। दोनों लोगों को फौरन रेलवे हॉस्पिटल रिफर कर दिया गया। रेलवे हॉस्पिटल ये पति पत्नी दोनों गए। वहां लोगों ने कहा कि साहब, इनको, सिपाहियों को बताया गया कि इनको नींबू का पानी पिलाते रहिए। थोड़ी देर में जो कोई भी इनको जहर इनके शरीर में होगा वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और फिर ये होश में आ जाएंगे। करीब 24 घंटे बाद उसमें से जो व्यक्ति था, जो मेल था, उसको हल्का हल्का होश आ गया। उसका नाम महेंद्र था। महेंद्र ने अपना नाम पता बताया और पत्नी का नाम मीरा बताया। पत्नी को होश नहीं आ रहा था। डॉक्टरों से उन्होंने बड़ी कोशिश की, मिन्नत की, तो उन्होंने कहा साहब आप क्यों परेशान हो रही हैं, ये रोज का है हमारे यहाँ। रोज 2 3 4 केस जहर खुरानी के आते हैं। नींबू पानी पिलाते रहिए, थोड़ी देर में ठीक हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और थोड़ी देर में 1 2 दिन बाद मीरा की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद पुलिस ने धारा 328 और 302 में एक मुकदमा लिख लिया। घटना गंभीर थी। जो न्यूज़पेपर के रिपोर्टर्स रेलवे को कवर करते हैं, स्टेशन को और बाकी चीज़ों को, उन्होंने अपनी तरफ से खबर भी भेज दी कि 2 और लोग जहर खुरानी के शिकार झांसी रेलवे स्टेशन पर। पुलिस के पास कोई चारा नहीं था। डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह उस समय झांसी में एसपी रेलवेज थे, जो आजकल एसएसपी बदायूं हैं। ये खबर छपी, कटिंग अधिकारियों के यहाँ से या रेलवेज के हेडक्वार्टर से भेजी जाती है। 2 टीमें बनाई गई कि देखिए ये स्टेशन पर, क्योंकि सामान्य रूप से जहर खुरानी का जो केस होता है या इसका जो अपराध होता है वो चलती हुई गाड़ियों में होता है। लेकिन ये दोनों व्यक्ति या दंपति ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 के बेंच पर मिले थे बेहोशी हालत में। ये भी कयास लगाया गया कि हो सकता है ट्रेन में ही इन्हें जहर दिया गया हो। जहर खुरानी में दिए जाने वाली दवा जो टेबलेट होती है उसको जहर ही कहा जाता है। ये हो सकता है कि इनको ट्रेन में ही जहर दिया गया हो, ये लोग नीचे उतरे हों, बैठे हों और तब इनके ऊपर जब उस दवा का, डाइजीपाम टाइप की कई दवाएं हैं जो ये जहर खुरानी का गैंग इस्तेमाल करता है, बाद में इसका असर हुआ हो, बेहोश हुए हों और जहर खुरानी गैंग के लोग इनका सामान लेकर चंपत हो गए हों। महेंद्र ने अपना और मीरा
दोनों का मोबाइल नंबर भी बताया। मोबाइल भी उनका उठा ले गए थे। फिर सीसीटीवी फुटेज भी खंगाली गई। दो टीमें एक रिकॉर्ड्स की छानबीन के लिए, क्योंकि जहरखुरानी के अपराध रेलवे में बहुत ज़्यादा या बहुत बड़ी संख्या में होते हैं, इसलिए पुराने नए केसेस में जहरखुरानी के अपराध में पकड़े गए लोगों की लिस्ट फहरिस्त बनानी शुरू हुई। कहाँ कहाँ के रहने वाले हैं, टीमें लगाई गईं, जिलों को लिखा गया जिन जिन थानों के रहने वाले हैं। एसपी साहब ने स्वयं उन एसपी से बात की कि जीआरपी के लोग जा रहे हैं, अरेस्ट करने में इनकी मदद की जाए। बहरहाल कोशिश की गई तो सीसीटीवी फुटेज में एक व्यक्ति इन दोनों के साथ ट्रेन के डिब्बे से उतरता हुआ दिखाई दिया। ये पति पत्नी दोनों थोड़ा थोड़ा लड़खड़ा रहे थे, ऐसा फुटेज में दिखाई दे रहा था। उस व्यक्ति ने इनका जो झोला और सामान था वो अपने हाथ में उठा लिया और दोनों को लेकर सीधे बेंच पर चला गया, उन्हीं के साथ बैठा रहा। थोड़ी देर में दो लोग और आ गए और उस दंपत्ति के सामने खड़े हो गए। चूंकि वो रेलवे के सीसीटीवी कैमरों से वाकिफ थे, ऐसा लग रहा था, इसलिए उन दोनों के चेहरे किसी भी सीसीटीवी में नहीं आए। सिर्फ जो पहला वाला आदमी उतरा था, चूंकि वो लड़खड़ाते लोगों को संभाल रहा था, उसका चेहरा जरूर फुटेज में आ गया। पुलिस ने दोनों नंबर्स को सर्विलांस पे रखवा दिया। सर्विलांस में रखवाने के बाद 31 जुलाई और 3 अगस्त को, 31 जुलाई को महेंद्र का नंबर और 3 अगस्त को मीरा का नंबर थोड़ी थोड़ी देर के लिए चला। पुलिस ने उसकी लोकेशन से इन लोगों को ट्रैक करना शुरू किया और 8 अगस्त तक इन दोनों को गिरफ्तार भी कर लिया। इनका नाम था राकेश और रुक्मिणी। राकेश और रुक्मिणी बम्हौरपुरवा जुझार थाना क्षेत्र छतरपुर के रहने वाले थे, मध्य प्रदेश के छतरपुर के। पुलिस ने इनसे लंबी इंटरोगेशन शुरू की। एक फुटेज इसकी और मिल गई। एक दिन पहले झांसी रेलवे स्टेशन पर ही प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ही एक स्टॉल से ये कुछ सामान खरीद रहा था। उसमें इसका चेहरा बहुत स्पष्ट दिखाई पड़ गया। इनके मोबाइल नंबरों से लोकेशन ली गई तो ये पता लगा पिछले 1 हफ्ते से ये लगातार वहां आ जा रहे हैं। स्टेशन पर आते हैं, किसी ट्रेन पे सवार हो जाते हैं, फिर उसके बाद शाम तक या देर रात तक किसी दूसरी ट्रेन पर से नीचे उतरते हैं और झांसी की तरफ निकल जाते हैं। सबसे पहले उन दोनों के बारे में पूछा गया, जिसमें मीरा और महेंद्र। मीरा की मृत्यु हो गई और महेंद्र अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हो पा रहा था। ये बताया गया कि महेंद्र और मीरा ये दोनों दिल्ली से महाकौशल एक्सप्रेस पर सवार हुए थे और वहां से ये झांसी रेलवे स्टेशन पर उतरे थे और झांसी में ही उल्दन थाना क्षेत्र के दादपुरा संतपुरा का रहने वाला महेंद्र अहीरवार था।
होश आने पर इसने बताया कि झांसी रेलवे स्टेशन से कोई 10 किलोमीटर पहले उनके एक सहयात्री ने किसी धार्मिक स्थान का प्रसाद बताकर पति पत्नी को प्रसाद खिलाया था। वो रेलवे प्लेटफॉर्म तक उतरे हैं तब तक उन्हें जानकारी है। उसके बाद दोनों बेहोश हो गए थे और उसकी जानकारी उनको नहीं थी। पुलिस ने रुक्मिणी और राकेश दोनों का सिजरा निकालना शुरू किया तो ये पता लगा कि 2010 में छतरपुर के जुझार थाने में राकेश पर 2 मामले पहले से ही दर्ज हैं और चूंकि वो फरार था इसलिए छतरपुर पुलिस ने उस पर 5,000 रुपए का इनाम भी रखा था। एक मुकदमा गांव की एक नाबालिग लड़की को भगाने के बाद उसके साथ बलात्कार करने का था और दूसरा मुकदमा इसी जहर खुरानी से संबंधित था। पुलिस ने बाकी जो घटनाएं इस रूट पर झांसी से चल के दिल्ली या झांसी से चल के बाकी जगहों पे जाने वाली जो ट्रेन्स हैं उनमें पिछले 5 सालों की घटनाओं का विवरण इकट्ठा किया। चूंकि ये रोज की घटना है तो ये रेडीमेड विवरण जीआरपी के पास रहता है। किस महीने में जहर खुरानी की कितनी घटनाएं हुई हैं, कितनी मौतें हुई हैं, कितने लोग हॉस्पिटलाइज हुए हैं और इसी पर बीट के कांस्टेबल्स और सब इंस्पेक्टर्स का असेसमेंट भी होता है क्योंकि सबसे ज़्यादा होने वाला अपराध जो है वो जहर खुरानी और पिक पॉकेटिंग यानी जेब कटी का है। कभी कभी चलती ट्रेन पर मोबाइल और चेन छीनने की भी घटनाएं होती हैं लेकिन सबसे ज़्यादा जहर खुरानी की घटनाएं होती हैं। गहराई से पूछताछ की गई तो ये पता लगा कि 2016 में भीमसेन स्टेशन पर विकलांग कोच में 2 महिलाओं को इसी तरह चाय में जहर मिलाकर पिलाकर उन्हें लूटा गया था जिनमें दोनों की बाद में मृत्यु हो गई थी। धीरे धीरे करके इनके अपराध की संख्या 20 के ऊपर हो गई पिछले 5 सालों में। जो वादी मुकदमा थे या पुलिस वाले अगर वो मर गए हैं तो पुलिस वाले जिन्होंने मुकदमा लिखाया था, जो साक्ष्य मिले थे, गवाहों के बयान में जो बातें आई थीं वो सब इन दोनों पर बिल्कुल सटीक बैठती गईं और इन्हें सभी मुकदमों में इनका वारंट दाखिल किया गया। राकेश और रुक्मिणी से ये पूछा गया कि आखिर पिछले 5 सालों में तुमने सैकड़ों घटनाएं जहर खुरानी की हैं। इतनी सफाई, इतनी चालाकी, इतना प्रेजेंस ऑफ माइंड, इतना शार्पनेस ये तुम दोनों के भीतर कहां से आ गई? किससे सीखा तुमने ये जहर खुरानी का धंधा? तो उसने बताया कि 5 साल पहले उनकी मुलाकात रेलवे स्टेशन पर ही एक दंपत्ति से हुई थी और उन्हीं लोगों ने ये सबसे पहले बताया था कि पहले तो रेलवे स्टेशन पर रेलवे पटरी पर पड़ने वाले किसी कस्बे में किराए पर कमरा लो। उस गुरु की बात को मान के ये दंपति भी इसमें महोबा में कहीं पर एक कमरा लेकर रह रहे थे जिसमें राकेश, पत्नी रुक्मिणी और उनका 5 साल का बेटा था। दूसरा उसने झांसी में ही जीआरपी भरुआ सुमेरपुर कोतवाली के पास रहने वाले एक केमिस्ट से जाकर इनकी जान पहचान कराई और उनसे ये बताया कि वहां जाकर कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पत्ते मांगना, यानी 10 टेबलेट वाला एक जो फॉइल होता है उसको पत्ता कहते हैं। 5 पत्ता, 10 पत्ता, 20 पत्ता, 25 पत्ता, जो भी मांगना हो वो अपने आप तुम्हें वो टेबलेट्स दे देगा जिनका काम इसमें पड़ता है।
और फिर उसी ने सारे तरीके बताए कि यात्री से किस तरह की बातें करनी है, उससे कैसे उसकी बात निकलवा लेनी है, फिर अपनी बात शुरू करनी है, फिर धीरे धीरे कि चाय पीना है क्या, पत्नी बाहर जाएगी, स्टेशन से चाय बनवा कर ले आएगी, एक अपने हस्बैंड को देगी, दो अपने शिकार को देगी और उन दोनों में वो टेबलेट बहुत सफाई से मिला देगी। कोल्ड ड्रिंक अगर किसी ने डिमांड की है, फ्रूटी अगर किसी ने डिमांड की है, सब में वो दवा, पाउडर की हुई दवा मिलाने का सब तरीका पति पत्नी दोनों सीख गए। और यही कारण है कि इन 5 सालों में 100 से अधिक जहरखुरानी के अपराध करने के बाद भी ये कभी पकड़े नहीं गए। अब इनको 2016 की उस 2 महिलाओं की हत्या और मीरा की हत्या, इसके अलावा जिस में घटनाओं में इनकी ये शामिल रहे हैं, उसमें इनके विरुद्ध मुकदमा 2017 से चलना शुरू हुआ है, बहुत जिलों में चलना शुरू हुआ है। अब आप समझ गए होंगे कि ये जहर खुरानी क्या है और जहर खुरान कितने शातिर, जहर खुरान कितने चालाक और कितना बातचीत में माहिर होते हैं। राकेश और रुक्मिणी आज भी जेल में हैं। इतने लोगों के साथ इन्होंने घटनाएं की हैं कि जल्दी हर मामले में जमानत मिलना थोड़ा मुश्किल है। ट्रायल हर जगह अलग अलग होगा और लंबे समय तक ये लोग जेल में रहेंगे, लेकिन ये अपराध के रक्त बीज हैं। 2 जेल में होंगे, 4 तैयार हो गए होंगे, फिर 2 जेल में जाएंगे, 8 तैयार हो जाएंगे। यही कारण है कि जहर खुरानी की घटना आज तक बंद नहीं हुई है। आज की घटना देखिए, जहर खुरानी का अपराध बहुत पुराना है। जब से ये साधन आने जाने के, ट्रेन हो, बस हो या इस तरह के और जो आने जाने के साधन, मेला हो बड़ा, वहाँ पर जहर खुरानी के गैंग पुराने पीरियड में सक्रिय रहा करते थे। अब धीरे धीरे इनकी जगहें बदल रही हैं, लेकिन ये यात्रियों को ही टारगेट करते हैं। 1860 की इंडियन पेनल कोड में भी जहर खुरानी के अपराध का बहुत स्पष्ट जिक्र है। जहर खुरानी के अपराध को धारा 328 आईपीसी में कवर किया जाता है। ये कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस है। इसमें सजा 10 वर्ष तक की अधिकतम सजा, साथ में फाइन का भी प्राविधान है। मैं इसको पढ़ता हूं कि दरअसल आईपीसी की धारा 328 में कौन कौन सा क्राइम अट्रैक्ट होता है। आपकी जानकारी के लिए आपका जानना बहुत ज़रूरी है। According to section 328 of Indian Penal Code, whoever administers to or causes to be taken by any person any poison or any stupefying, intoxicating or unwholesome drug or other thing with intent to cause hurt to such person or with intent to commit or to facilitate the commission of an offense. Intent to commit or to facilitate the commission of an offense or knowing it to be likely that he will be thereby causes hurt shall be punished with imprisonment. मैं हिंदी में भी बता दूं, क्योंकि हमारे बहुत ही सुधी श्रोता हैं नरेंद्र सिंह जी। कल ही उन्होंने अपने कमेंट में लिखा है कि कृपा करके अंग्रेजी शब्दों का हिंदी अनुवाद भी कर दिया करें, हमें समझने में बहुत दिक्कत होती है। नरेंद्र सिंह जी की सुविधा के लिए और ऐसे तमाम हमारे सुधी किस्सा कोई परिवार के सदस्यों के लिए इसका जो हिंदी रूपांतरण है वो कुछ इस तरह से है। भारतीय दंड संहिता की धारा 328 के अनुसार जो भी कोई किसी व्यक्ति को क्षतिकारित करने या
अपराध करने या अपराध किए जाने को सुगम बनाने के आशय से, ये जानते हुए कि वह इससे क्षति कारित करेगा, कोई विष या जड़ीमाकारी नशा देने वाली या अस्वास्थ्यकर औषधि या अन्य चीज उस व्यक्ति को देगा या उसके द्वारा लिया जाना कारित करेगा, तो उसे किसी एक अवधि के लिए, जो 10 साल तक एक्सटेंडेबल है, कारावास की सजा सुनाई जा सकती है। यानी एक तो उसे कोई विष, पॉइजन जिसे कहते हैं, या कोई ऐसी वस्तु जो उसको क्षति पहुंचा सकती है, और उद्देश्य किसी क्राइम को सुगम बनाने के लिए, यानी जब वो बेहोश हो जाए तो उसका पर्स ले जाइए, जब वो बेहोश हो जाए तो उसकी अटैची उठा ले जाइए, जब वो बेहोश हो जाए उसका मोबाइल निकाल लीजिए। यानी अपने अपराध को सुगम बनाने के लिए अगर आप इस तरह की कोई दवा या इस तरह का कोई सब्सटेंस किसी को देते हैं, तो वो धारा 328 आईपीसी में दंडनीय अपराध है। तो जहरखुरानी का ये अपराध आज भी बदस्तूर जारी है। ये ब्रिटिश पीरियड से भी पहले, मुझे इतिहास में इस घटना के बारे में मैंने न ढूंढा है, न मैंने जानने की कोशिश की है, लेकिन जरूर ठग, या जो जिन्हें पहले ठग कहते थे या जहरखुरान कहते थे, ये जरूर उस जमाने में भी सक्रिय रहे होंगे। अब भी ये ट्रेनों में और बसों में बहुत बड़ी संख्या में जहरखुरानी के लोग शिकार होते हैं। मुंबई से घर लौट रहे यात्री जो कमाने गए हैं, किसी काम के सिलसिले में गए हैं, साल में 1 बार 2 बार किसी तिथि त्योहार पर आते हैं, ढेर सारा सामान परिवार वालों के लिए लेके आते हैं, पैसे भी साथ में लाते हैं। वो सेना के जवान, मुंबई या कलकत्ता से कमाकर साल में 1-2 बार आने वाले यात्री, सेना के वो जवान जो छुट्टी पर घर आ रहे होते हैं, वो सबसे सॉफ्ट टारगेट हैं जहरखुरानी गैंगों के, क्योंकि उनको पता है कि ये छुट्टी से लौट रहा है, अकेला होगा, परिवार साथ नहीं होगा। छुट्टी का मतलब साल में 1 बार या 2 बार आता होगा। बच्चों के लिए, पत्नी के लिए, माँ बाप के लिए ढेर सारा सामान खरीद कर लाता भी है। आप किसी भी जवान को जो छुट्टी पर घर जा रहा हो, उसके सामान का साइज देखिए। बेचारा जाने साल भर से 6 महीने से बच्चों के लिए, घर वालों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, सबके लिए सामान इकट्ठा कर करके रखता है। कपड़े हैं, खाने का सामान है, या जो कुछ डिमांड की गई है घर से, वो सब लेके 2-2, 3-3 अटैचियों में वो छुट्टी से वापस लौटते हैं। ये सबसे ज़्यादा सॉफ्ट टारगेट होते हैं इस जहरखुरानी गैंग के। इनका मोडस ऑपरेंडी भी बड़ा सिंपल सा है। 3 या 4 लोग इस गैंग में होते हैं। इनमें से कोई एक ऐसे यात्री को जो प्राइमा फेसी उनके स्कैनर में, आंखों के स्कैनर में स्कैन कर लेते हैं कि यही हमारा टारगेट आज का होगा या हो सकता है, एक आदमी वहाँ से उठ जाएगा, उसको बगल में बिठा लेंगे अगर क्राउडेड ट्रेन है तो, वरना वो जहाँ बैठेगा उसके बगल में जाकर बैठ जाएंगे। गाड़ी चल देगी। पहले थोड़ी देर तक कतई बात नहीं करेंगे, थोड़ा इम्प्रेस करने के लिए कि हम आपसे बहुत कंसर्न नहीं हैं। फिर बात शुरू होगी, भाई साहब कहाँ तक जाएंगे? उन्होंने बताया कि साहब हमें तो लखनऊ तक जाना है, या हमें फला जगह तक जाना है, भोपाल जाना है, जयपुर जाना है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। आप, ऐसा लगता है आप नौकरी करते हैं? हाँ हाँ भाई, मैं सेना में हूँ, या मैं फला फैक्ट्री में काम करता हूँ, बहुत दिनों बाद घर जा रहे हैं लगता है। जी भैया बिल्कुल बहुत दिनों बाद जा रहा हूँ, बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं, दिवाली का मौसम है, बड़ी मुश्किल से छुट्टी मिलती है। इस तरह से बात वो शुरू करते हैं। धीरे धीरे वो जान जाते हैं कि इसको कहाँ जाना है, ये अकेला है या इसके साथ कोई और है। कभी कभी अगला आदमी थोड़ा सतर्क होता है, वो पूछता भाई साहब आप कहाँ तक जाएंगे? तो ये जान लेने के बाद
कि वो कहाँ तक जाएगा, उससे 2 स्टेशन या 3 स्टेशन या 1 जिला आगे का डेस्टिनेशन गैंग्स के लोग बताते हैं। फिर उनसे वो पूछेगा जो थोड़ा सतर्क है कि आप कहाँ से आ रहे हैं, तो वो बता देंगे साहब मैं बद्रीनाथ से आ रहा हूँ, केदारनाथ से आ रहा हूँ, फला मंदिर से आ रहा हूँ, महाकाल से आ रहा हूँ, मैं गया था जरा सा दर्शन करने, दोस्तों के साथ गया था। अच्छा अच्छा, ये तो बड़ा अच्छा किया आपने, आप हमेशा जाते हैं? हाँ भैया मैं हमेशा जाता हूँ। ये गैंग वाला उसको बताएगा। इसके आगे फिर वो कुछ नहीं बोलेगा। फिर उनके इशारे होते हैं अपने गैंग मेंबर्स को बताने के लिए। मेरी इंट्रोगेशन में जो इशारे उस समय आए, एक गैंग मैंने पकड़ा था अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पर, जहर खुरानी का बड़ा गैंग पकड़ा गया। जेआरपी वालों ने बड़ी मदद की थी और फिर ट्रेन से ही मिला था। तो वो इशारा करते हैं 1 या 2 का। 1 का मतलब या तो टारगेट की नजर बचा के सामने वाले को उंगली दिखा दी, 1। कुछ रिस्क अगर इसमें लग रहा है तो वो जोर से चिल्लाकर नाम लेकर कहेंगे कि सुनो जरा 1 बोतल पानी ले आना, या 1 कोल्ड ड्रिंक लेते आना, या 1 फ्रूटी लेते आना, या बिस्कुट का 1 पैकेट ले आना। मतलब उसको ये कम्युनिकेट हो जाए कि वो 1 की संख्या बता रहा है, जिसका मतलब है कि हम अकेले ही इस टारगेट को डील कर लेंगे। तब वो 1 की बात करेगा। लंबी बातचीत में उसको ये लगता है कि थोड़ा सा चगड़ है ये टारगेट, थोड़ा सा चटक है ये टारगेट, थोड़ा सा टफ है ये टारगेट, तो वो फिर 2 का इशारा करेगा कि तैयार रहना, 2 फ्रूटी की जरूरत पड़ेगी। सुनो भाई जरा आपकी बार स्टेशन आना, तो उतर के 2 फ्रूटी लेते आना, या 2 बोतल बिस्लेरी लेते आना। तो वो समझ जाएगा कि अब बाहर से सहायता की जरूरत है। तो पहला काम वो ये करेगा कि वो सीधे अपने उस आदमी के पास आएगा और कहेगा भैया हमारा वाला प्रसाद भी आपके बैग में है, निकाल कर दे दीजिए, नहीं जल्दी जल्दी में आप उतर जाएंगे तो फिर ये आप ही के साथ चला जाएगा। फिर फौरन वो बैग खोलेगा, उसमें 4-5 पैकेट प्रसाद के, जो वो सफ़ेद सफ़ेद लाची दाना जिसको बोलते हैं, या गट्टा बोलते हैं, या कहीं कहीं लाई का प्रसाद होता है, जहाँ का जैसा प्रसाद है, वो 4-5 पैकेट, उसमें से वो 2 पैकेट निकाल कर देगा। फिर अपने टारगेट से पूछेगा कि भाई साहब आप भी प्रसाद, आपको भी ज़रूरत तो नहीं है? तो वो थोड़ा शर्माएगा, वो करेगा नहीं 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 नहीं, आप घर वाले के लिए लाए होंगे, नहीं नहीं मुझे ज़रूरत नहीं है। इतनी देर में जो साथ वाला है वो प्रसाद को फाड़ेगा, कहीं से जो पैकेट है उसको खोलेगा और अपने साथी से कहेगा कि लो या पहले थोड़ा थोड़ा खा लो, घर तो ले ही जाएंगे। उसके हाथ में थोड़ा देगा और साथ वाले यात्री से के भी उसी फ्लो में कि भाई साहब आप भी ले लें। और आदमी फिर ध्यान नहीं देता, हाथ फैला के वो प्रसाद उनसे ले लेता है। यानी दूसरे नंबर का काम, यानी दूसरा आदमी आया। एक तो ये हुआ प्रसाद वाला, दूसरा भाई साहब आप फ्रूटी पिएंगे? उनका नहीं 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 नहीं, मैं नहीं पीता। फिर भी वो जोर से कहेगा सुनो जरा 2 फ्रूटी ले आना। आंखों के इशारे से वो बता देगा कि कौन सी फ्रूटी जिसमें दवा मिली है और कौन सी फ्रूटी। बेसिकली वो जो फ्रूटी का स्ट्रॉ होता है, पाउडर को उसमें डाल देते हैं, चिपक जाता है उसके स्ट्रॉ के भीतर वाले सतह पे, और टारगेट के सामने ही वो दे देता है। अपने वाले में स्ट्रॉ वो डालता है, टारगेट का भी अंदाज लगा लेता है कि अपने से खोल के स्ट्रॉ लगा लेगा, उसे कोई शक भी नहीं होगा क्योंकि सील बंद है। वो स्ट्रॉ लगाएगा और उसे पिएगा। 2-3 सिप में उसके भीतर घुली हुई जितनी भी वो टेबलेट है वो पूरी की पूरी उसके शरीर में चली जाएगी। तो
तो ये उसके दो और भी इशारे बताए गए हैं, बहुत उनके बताने की आवश्यकता नहीं है। एक जब एक का इशारा करे तो वो खुद डील कर लेगा, किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं है। यानी वो अपना सामान जो उसके पास है उससे डील कर लेगा। दो का इशारा किया, इसका मतलब बाहर से, यानी चाय में ले आओ, फ्रूटी में ले आओ, किसी चीज़ में वो पहले तो राज़ी कर लेगा अपने टारगेट को कि भाई सब चाय पिएंगे। अब वो जा रहा है लेने हमारा, आपकी भी लेता आएगा, और फिर वो कहेगा भाई दो ले आना। यानी एक उसकी चाय सीधी सादी और दूसरी में वो जहर मिला हुआ। ये उनके इशारे होते हैं। अगर टारगेट देर में सेट हो पाया, देर से माना, और स्टेशन आने के थोड़ा पहले या 10-20 किलोमीटर पहले ही वो अपना काम कर पाए, तो उसी के साथ उतर भी जाते हैं, क्योंकि इस दवा का असर होने में भी 10 मिनट, 15 मिनट या 20 मिनट का समय लगता है। उसके साथ उतर जाएंगे। और मीरा और महेंद्र के साथ यही हुआ था। 10-15 मिनट पहले ही वो राजी हो पाए, उनको प्रसाद खिलाया और फिर वो उन्हीं के साथ उतर गया। थोड़ी देर पर जब वो चक्कर सा आने लगा तो उनको बिठा दिया और सारा सामान लूट कर ले गया। एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है, अगर आप गूगल करके देखेंगे, कि टैक्सी वालों को और ई रिक्शा वालों को गोलियों की संख्या बढ़ाकर जहर खुरानी गैंग इन्हें चाहे कोल्ड ड्रिंक में, पानी में, चाय में, समोसे में, किसी चीज़ में जो सुविधाजनक है या जिसके बारे में वो पूछ लेते हैं, डबल रोटी हम अपने लिए मंगाया, उनके लिए भी मंगा दिया, टैक्सी वाले को मंगा दिया, खा लिया उसने, बेहोश हो गया, टैक्सी या ई रिक्शा लेके चले गए। ग्रे मार्केट इनकी एकदम तैयार होती है, इधर लेके गए, उधर गए, बेचा, पैसा लिया, घर चले गए, अगले टारगेट की तलाश में घूमने लगे। ऐसे लोगों से, ऐसे सहयात्रियों से, ऐसे अपने यात्रियों से आपको दिल कड़ा करके मना करना होगा कि हम नहीं खा सकते। आपके द्वारा ऑफर किया हुआ प्रसाद, पानी, कोल्ड ड्रिंक, खैनी या गुटखा, पहले उसकी आदतों से वाकिफ हो लेते हैं, घंटे 2 घंटे लंबी दूरी की ट्रेन या बस पे ऑपरेट करते हैं ये लोग, तो दिल कड़ा करके आपको मना करना पड़ेगा। लेकिन होता यह है कि घंटों से बातचीत करते करते आप घुल मिल जाते हैं और आप अपने डेस्टिनेशन से आगे जाने वाले आदमी से बात कर रहे हैं, तो उसकी किसी बात को मना करने में थोड़ा हिचक लगती है कि कैसे मना करूं। लेकिन मना आपको करना ही होगा। आप उससे कहिए कि आज हमारा व्रत है, हम नहीं खा सकते, या कहिए कि ये मीठा है, मुझे डायबिटीज़ है, मैं मीठा बिल्कुल नहीं खाता, या कहिए कि आज मेरा पेट खराब है, बाहर की कोई चीज़ खा लूँगा नुकसान हो जाएगा मेरा। या फिर ये कहिए कि ठीक है, आप मुझे प्रसाद दे दीजिए, और हमारे यहाँ प्रसाद बिना नहाए धोए नहीं खाया जाता, मैं लेता जाऊँगा, घर वालों के साथ खाऊँगा। अगर आपने उससे अच्छे संबंध बना लिए हैं, या यूँ कहें कि उसने बहुत अच्छे संबंध बना लिए हैं और आप सीधे सीधे मना नहीं कर पा रहे हैं, तो इस तरह कह के मना करिए। या फिर आप अपने हिसाब से मना करिए, जो मौके की नज़ाकत में आपको लगता है कि भाई हम दोपहर का नाश्ता मैंने कर लिया, मैंने दवाई खा ली है, अब उसके बाद हम और कुछ नहीं खाते हैं 3 घंटे तक, 2 घंटे तक, जो भी आप एक मौके को देख के। और अगर आपको लगता है कि आप बिल्कुल नहीं मना कर पाएंगे, तो उससे कहिए भाई साहब बड़ा अच्छा 2 घंटे से सफ़र कट रहा है, आपके साथ एक सेल्फी ले लूँ। वो ना नुकर करेगा, लेकिन वो भी नहीं मना कर पाएगा अपने टारगेट को। आप उसके साथ सेल्फी खींचिए, फ़ौरन किसी को भेज दीजिए। आप यकीन करिए, अगर वो जहर खुरानी गैंग का आदमी है, अगले 15-20 मिनट में उठ के चला जाएगा, लौट कर नहीं आएगा। आप किसी न्यूज़पेपर के पोर्टल पर जाकर आज चेक करिए, आपको कहीं न कहीं
हर दिन जहर खुरानी गैंग के शिकार मिल जाएंगे। आज मैं कम्युनिटी पे जहर खुरानों की कुछ फोटोग्राफ अलग अलग जगह पकड़े गए हैं, वो इकट्ठा करके भेज रहा हूं। सामान्य दिखने वाले ये लोग, बातचीत में बहुत माहिर ये लोग, कैसे आपकी जान के साथ खिलवाड़ करते हैं सामान लूटने के लिए। आपकी जान बहुत कीमती है। आप अपनी जान और सामान दोनों को बचाइए। दिल कड़ा करके किसी भी सहयात्री से कुछ भी खाने की चीज मत लीजिए। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।